Hello friends, welcome you once again in आपका एग्जाम YouTube चैनल। Today I am going to present a brief lecture on Indus Valley Civilization या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यह हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज और पाषाण काल या लिथिक एज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी खोज किसने करी है और इसका नामकरण कैसे हुआ है और किस स्थान से कौन से एविडेंस मिले हैं उन्हें देखेंगे, और उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर कैसी थी, एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल था और यहाँ इसकी विशेषताएँ क्या थीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे और उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस इकोनॉमिक्स कैसी थी और ट्रेड कैसा था। तो यह सब हम देखेंगे। यह आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सबसे ऑथेंटिक टाइम पीरियड है, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, क्योंकि इसका विस्तार है, जितने भी नगर खोजे गए हैं तो उन सभी का विस्तार सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही देखा गया है। मतलब सिंधु नदी और उसकी सभी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास ही इन नगरों का विस्तार देखा गया है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यह कैसी है, एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है या प्रो हिस्टोरिक सभ्यता है। तो क्यों इसे प्रो हिस्टोरिक बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मिली है या जो लिपि मिली है तो उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक कैसी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। और जो यहाँ लिपि मिली है तो वो कैसी है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है या भाव चित्रात्मक लिपि है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अब उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कांस्य या ब्रॉन्ज धातु का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। आपको पता होगा कांसा है जो एक मिश्र धातु है जो तावा और टिन को मिलाकर बनाई जाती है। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो धातु कला से भी परिचित थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी फैक्ट हैं इन्हें हम अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे भी हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका टाइम पीरियड ये है और यह एक आद्य ऐतिहासिक एवं नगरीय सभ्यता थी या कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऐसे हम इसका इंट्रोडक्शन आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे यह एक नगरीय सभ्यता थी या अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो देखिए इसकी खुदाई हुई है तो वहाँ अधिकांशतः नगर ही मिले हैं। नगर मतलब यहाँ जो नगरों का डेवलपमेंट है वो पूरा सिस्टमेटिक है और वहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो इस सभ्यता का मुख्य आधार था वो ट्रेड या व्यापार था, इसलिए यह किस प्रकार की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। फिर इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी हैं तो यह कौन थे, तो इसके जो मुख्य निवासी हैं द्रविड़ियन थे। जो हमारे साउथ इंडिया के जो मूल निवासी हैं वही उन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। तो द्रविड़ लोग हैं और भूमध्य सागरीय लोग हैं। और यहाँ जो बाहर से आए थे वो आर्य यहाँ आकर बस गए थे। तो यहाँ एक मिश्रित स्पीसीज हमें दिखाई देती है। तो आप ये देख सकते हैं ये सार्वजनिक भवन है जो यहाँ हड़प्पा से मिला है, ये स्नानागार है जो मोहनजोदारो से मिला है और ये हड़प्पा का नगर है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल मिले हैं उनका नामकरण किसने किया है और उनके खोजकर्ता कौन थे। तो देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर एंड फाइंडर। तो जो राय बहादुर साहनी है इनने 1921 में रावी नदी के किनारे खुदाई प्रारंभ करी और उन्हें हड़प्पा जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है वो उन्हें प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा के नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में जो राखलदास बनर्जी हैं इन्होंने सिंधु नदी के किनारे खुदाई स्टार्ट करी। तो इन्हें मिला मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, वहाँ यह शहर मिला मोहनजोदड़ो। तो फिर इसके बाद जो और अधिक खुदाई हुई तो वहाँ जो सारे नगर हैं वो सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए, इसलिए जो इसका सबसे जो ऑथेंटिक नाम है वो क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो सभी नगर हैं वो सिंधु घाटी के आसपास ही पाए गए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यताएं थीं तो वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, दो सभ्यताएं थीं। और हमने देखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनके नगरों का ट्रेड यहाँ से होता था।
फिर उसके बाद देखेंगे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो हमारी सिंधु नदी को मेलुहा शब्द से पुकारते थे। किस शब्द से? मेलुहा। तो वो मेसोपोटामिया से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस नाम से बुलाया गया है? मेलुहा नाम से बुलाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर है और इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तरी भाग है वो मांडा है, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो सबसे नदन पॉइंट कौन सा हो गया इस सभ्यता का? मांडा हो गया। और जो सब इसका पश्चिमी पॉइंट है या वेस्टर्न पॉइंट है वो हो गया सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा है और ईरान की पूर्वी सीमा है। मतलब पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर इस अवस्थित है। कौन सा? सुत्का गैंडोर। तो ये कौन सा स्थल है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद हम देखेंगे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, ये कहाँ है वर्तमान में? तो ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में है, जो कि इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है या ईस्टर्न पॉइंट है। उसके बाद यदि हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये दैमाबाद है, और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता है। चूंकि यहाँ जो लिपि मिली है उसे हमने पढ़ा तो नहीं जा सका है, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। परंतु जो यहाँ पे मोहरें मिली हैं तो बहुत हद तक जो पुरातत्ववेदता है उनने कुछ अंदाजा लगाया है। जैसे यहाँ हाथी मिला है तो इससे पता चलता है कि ये लोग हाथी से परिचित थे। और एक सिंग वाला गैंडा, आपने वो मोहनजोदाड़ो मूवी जरूर देखी होगी, वहाँ इसको दिखाया गया है, एक सिंग वाले गैंडे को। और यहाँ आद्य शिवा या भगवान शिव की भी मूर्ति मिलती है, या जिन्हें हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत सारे पशु थे। और यहाँ से जो स्वास्तिक चिन्ह की भी जानकारी मिलती है, इससे सूर्य उपासना का अंदाजा लगाया गया है। और यहाँ कुबड़ वाले बैल हैं वो बहुत पूजनीय माना गया है, क्योंकि इनका बहुत अधिक मोहरों पर इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे ये इसकी लोकेशन है। जैसे हम देखेंगे ये हमारा पूरा इंडिया है, ये गुजरात वाला रीजन है, ये राजस्थान है। तो ये पूरा यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये मांडा है, हमने देखा था, सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। और सुत्का गैंडोर है जो सबसे कौन सा वाला बिंदु है इसका? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है। फिर इसके बाद देखेंगे आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये रोपण है, बनावली है, ये सभी कहाँ हैं? हरियाणा में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। लोथल, रंगपुर, ये कहाँ है? ये गुजरात वाले क्षेत्र में है। धौलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये हम देख सकते हैं ना, इंडिया का मैप है, यहाँ से पूरा पाकिस्तान बॉर्डर लग गई है। तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये सभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। तो यह सभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इन्हें हम सभी ट्रिक से याद करवाएंगे, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है और वनडे एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम ट्रिक के माध्यम से इसके स्थान और किस नदी के किनारे हैं और उत्खननकर्ता कौन है, तो इन्हें हम एक ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। तो इसकी जो ट्रिक है कि काले बैगन का भरता, तो काली बैगन का भरता बना है कहाँ? घर में। तो घग्गर से साउंड आ रही है, घर, घग्गर, तो मतलब घर में। किसने बनाया? बीबी ने बनाया। और क्या हुआ? पति पी के आया और बीबी को एक थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत बात है। तो पी के थप्पड़ मारा, जिससे बीबी लाल हो गई, गुस्से से हो गई। तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोथल। तो जो लोथल है इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसकी जो साउंड आ रही है लोथाल, तो थाल हम किसको, थाल में भोग किसको लगाते हैं? हम अपने नाथ को लगाते हैं, या हम अपने प्रभु या गॉड को लगाते हैं, तो जिन्हें हम नाथ भी कहते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे रोपण। तो रोपण से साउंड आ रही है रोपड़ा, कोई कैसा हो गया? रोपड़ा। तो रोपड़ा कब? भैया यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से धुआं निकलता है, तो सबकी आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं। तो रोपड़ा यज्ञ करते हुए, क्यों? क्योंकि सबके साथ उसको यज्ञ करने में लाज आ रही थी, तो साथ में लाज आ रही थी। तो सतलज से साउंड आ रही है, साथ में लाज आ रही थी, साथ लाज आ रही थी यज्ञ करने में, इसलिए वो रोपड़ा। तो इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो यह रोपड़ स्थल है और सतलज नदी के किनारे है, और खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने करी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो मोहन है एक बहुत सीधा साधा लड़का है, तो सिंधु से सीधू,
मतलब सीधू सा लड़का है, मतलब सीधा साधा लड़का है। तो मोहन कैसा है, एक सीधा सा लड़का है, तो सिंधु नदी हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, तो जो इसकी खोज किसने करी है, तो जो उत्खनन करता है वो राखलदास बनर्जी हैं, राखलदास बनर्जी हैं। तो क्या होता है, जो ऐसे मोहन जैसे सीधे साधे लड़के होते हैं तो सभी उन्हें रख लेते हैं दास बना के। तो कैसे होते हैं, रख लेते हैं, राखल रख लेते हैं दास बना के। तो कैसी साउंड आ रही, रखलदास बनर्जी मतलब बना के, तो रख लेते हैं दास बना के। तो आप इसे राखलदास बनर्जी याद रख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा से साउंड आ रही है ना, हड़पना, जैसे कुछ किसी ने कुछ हड़प लिया हो। तो हड़प्पा से रावी, और जिसका सब कुछ हड़प लिया हो उसे अब लोग क्या कहेंगे, सब राय देते हैं, रावी से राय देते हैं। तो अपनी राय क्या देते हैं कि राम तुम पे दया करेगा, तुम सब सह लोगे। तो राम दया करेगा, राम तुम सब सह लोगे हो गया। फिर उसके बाद आएगा चहूंदड़ो। तो चहूंदड़ो से क्या साउंड आ रही है, चूहा दौड़ो, चूहा दौड़ो, कहाँ दौड़ो, सिंधु से हमने क्या बताया था, सीधू मतलब सीधे। तो चूहा दौड़े सीधे कहाँ, जहाँ उनको मजे में पाला जा रहा था। कहाँ, गो से गोपाल मजूमदार। तो गोपाल मजूमदार से पाला जा रहा था मजे में, तो गोपाल मजूमदार। तो आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, और मैंने छोटा सा इसे प्रयास किया है ताकि आप लोगों को याद हो सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम इसे डिटेल में देखेंगे, जो कि आपके प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होंगे, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखेंगे सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल या हड़प्पा को देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये हड़प्पा साइड है। फिर इसका जो वर्तमान लोकेशन कहाँ है, तो ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में इसकी वर्तमान लोकेशन है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, सीधा ही पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा की लोकेशन कहाँ है या हड़प्पा कहाँ स्थित है वर्तमान में। तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। उसके बाद देखेंगे इसका उत्खननकर्ता कौन है या जिसकी खोज किसने करी है। तो इसकी जो खोज है राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी है, और ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। अभी इसकी ट्रिक बताई थी, सब लोग जिसका सब कुछ हड़प लिया उसे सब राय देते हैं, तो रावी नदी के किनारे। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एविडेंस क्या क्या मिले हैं, क्योंकि हम बार बार बता चुके कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ कुछ हमें रिटर्न स्क्रिप्ट तो मिली नहीं है, और जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसे हम जो एविडेंस मिले हैं इसी के आधार पर हमने बहुत कुछ अंदाजा लगाया है कि वहाँ की सभ्यता किस प्रकार से रही होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से अन्नागार मिलता है, अन्नागार मतलब वेयर हाउसेस। तो यहाँ से हमने क्या अंदाजा लगाया कि यहाँ इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो फूड क्रॉप है या कृषि है बहुत समृद्ध रही होगी, और इतना अधिक उत्पादन होता होगा कि वो उसका अधिशेष बच जाता होगा। एक्स्ट्रा अधिशेष मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होता होगा, और उन्हें कहाँ स्टोर करेंगे, वेयर हाउस या अन्नागार में स्टोर करेंगे। तो इसका कहाँ से मिला है, तो यह हड़प्पा से मिला है। उसके बाद हम देखेंगे एक कांसे का दर्पण मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक मछुआरे का चित्र भी मिला है, कांसे की एक गाड़ी भी मिली है, और एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। तो उसे भी हम देखेंगे। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है अन्नागार, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। तो आप ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो ये दूसरा बड़ा शहर है। तो यह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो इसकी जैसे हमने देखा था हड़प्पा है, तो हड़प्पा की लोकेशन भी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में थी, और मोहनजोदाड़ो की लोकेशन भी कहाँ है, तो लरकाना जिला सिंध प्रांत में है। तो उसके बाद है इसकी खोज किसने करी थी, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे है। आपको ट्रिक से बताया था मोहन कैसा है, मोहन एक लड़का है, तो लड़का मतलब लड़का है, और कैसा है वो सीधा साधा है। तो उससे क्या क्या बनाया था कि नदी किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, और उनको सब क्या होते रख लेते हैं दास बना के। तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी है। अब यहाँ से जो एविडेंस है कौन कौन से मिले, तो इसका जो सबसे बड़ा एविडेंस है वो स्नानागार या ग्रेट बाथ। तो आप ये देख सकते हैं, यदि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो आपने इसका वहाँ से इसको दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो जो यहाँ विशाल स्नानागार है, जो बहुत बड़ी साइट है या लोकेशन है। उसके बाद देखेंगे पुरोहित का आवास। तो यहाँ से अंदाजा लगाया गया है, वहाँ से इस टाइप की मूर्ति मिली है, तो अंदाजा लगाया गया है कि वहाँ पुरोहित रहते थे। और इसके कुछ सभा भवन भी है। सभा भवन मतलब ऑडिटोरियम टाइप से है। तो आप ये देख सकते हैं सभा भवन है, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ये नाली वगैरह है, बहुत बड़ा गेट है, और यहाँ पे सभा वगैरह होती रही होगी। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार हैं, और 16 मकानों का बैरक है।
तो मतलब छावनी टाइप की है, 16 मकानों की एक कॉलोनी भी मिली है और अधिकांश भवनों में कुएं हैं और हर एक भवन में एक स्नानागार है, एक छोटा सा। तो देखिए कितनी विकसित सभ्यता थी कि आजकल भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाई है इतनी फैसिलिटी कि हर एक घर में एक स्विमिंग पूल हो और एक कुआं हो। तो ये पहले ये था। फिर उसके बाद देखेंगे कांस्य से निर्मित एक नग्न महिला की मूर्ति, तो ये भी यहाँ से मिली है, जो कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति या एक डांसर की जो मूर्ति है यहाँ से मिली है। और एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है जो हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। एक सींग वाले पशु की जो मोहर है वो भी यहाँ से मिली है। तो आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो मूवी में से बार बार दिखाया गया है। तो आप ये याद रखेंगे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो यहाँ से एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, वही बता ही चुके, सार्वजनिक भवन है या ऑडिटोरियम या सभागृह है। उसके बाद हम देखेंगे चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। यदि हम इसकी खोज की बात करें तो मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, आपको ट्रिक से बताया था। और एक और नाम मिलता है अर्नेस्ट मैक, तो इन दोनों ने इसकी खोज करी थी। और ये किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो आप याद रखेंगे चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके मतलब क्या? जो मोती होते हैं, आप ये देख सकते हैं, इसको बनाने का कारखाना मिला है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत शौकीन थे और ये ऑर्नामेंट या ज्वेलरी वगैरह ये लोग पहनते थे। तो मनके बनाने का कारखाना मिला है। और एक यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है, मतलब इनके फुटप्रिंट मिले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद लिपस्टिक, काजल, पाउडर, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये पूरा जो श्रृंगार का सामान है मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, तो ये सभी कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से मिला है। तो आज भी ये महिलाएं उपयोग कर रही हैं। तो सोचिए उस काल की देन है, उस टाइम पीरियड की भी महिलाएं लिपस्टिक, काजल, पाउडर और ये सब ज्वेलरी वगैरह पहनती थी। उसके बाद देखेंगे कांस गाड़ी भी यहाँ से मिली है। जो बैलगाड़ी होती है वो कांसे की निर्मित है, तो वो भी मिली है। और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा या मुहर मिली है। तो 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ वाली एक मुद्रा मिली है। उसके बाद देखेंगे कोटदीजी। तो कोटदीजी यह कहाँ? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और वो भी कहाँ? सिंधु नदी के किनारे ही है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन है और उस पर कुछ यहाँ पे कलाकारी की गई है या नक्काशी वगैरह उस पर थोड़ा कुछ किया गया है, चित्रित किया गया है। तो चित्रित मृदभांड कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के बर्तन, तो वो कोटदीजी से मिले हैं। और मातृ देवी की मूर्तियाँ आप इन्हें देख सकते हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। और मनके भी यहाँ से मिले हैं जो मोती हैं। और कांसे की अंगूठियाँ भी यहाँ से मिली हैं। और पत्थर के तीर, जो तीर होते हैं, तीर कमान, तो पत्थर के तीर भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोथल। तो जो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं ये तीनों कहाँ हैं? ये गुजरात में है, इसलिए इन्हें एक जगह अरेंज कर दिया है। तो आप इसे देखेंगे लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये तीनों ही जो प्लेस हैं या तीनों साइट हैं वो उनकी लोकेशन अभी वर्तमान में गुजरात में है। तो सबसे पहले लोथल देखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। तो देखेंगे जो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में मिला है। और इसकी खोज किसने करी है? रंगनाथ राव ने करी है। और जो किस नदी के किनारे है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यह भोगवा नदी के किनारे है, आप इसे जरूर माइंड में रखेंगे। जो लोथल है कहाँ मिला है? तो भोगवा नदी के किनारे इसकी खुदाई हुई है। अब यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से जो सबसे बड़ी साइट है वो क्या है? गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, मतलब जो जहाज या बंदरगाह होता है ना, तो वो यहाँ से मिला है। तो हम देखेंगे आज भी गुजरात में बहुत बड़ा बंदरगाह है। तो जो गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड है तो वो कहाँ मिला? लोथल में। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ का जो ट्रेड है या व्यापार है इतना डेवलप था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता था। मतलब जो आसपास की जो सभ्यताएं थी, जैसे कि हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो वहाँ से भी इनका व्यापार होता था। और यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है, लोथल से ही जो मेसोपोटामिया की मोहर है वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि जो वहाँ पे करेंसी यूज होती थी यदि वो उससे गुजरात में पाई गई है, तो यह सिंपल सा इससे पता चलता है कि वहाँ से बहुत अच्छा, मतलब जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है या लोथल है, तो इसके बहुत अच्छे रिलेशन किससे से? मेसोपोटामिया से, और इनका आपस में ट्रेड होता रहता था। फिर उसके बाद देखेंगे वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं या फायर आल्टर, जो हम यज्ञ वेदिकाएं बोलते हैं, वो मिली हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाथी दांत। यहाँ हाथी दांत से एक पैमाना मिला है या स्केल कह सकते हैं, जो हम
यूज करते हैं मैथ में, तो हाथी दांत से बना एक पैमाना मिला है। फिर यहाँ से गोल्डन ज्वेलरी के भी साक्ष्य मिले हैं। दिशा मापा के यंत्र भी मिला है जो हम जहाज में आज यूज करते हैं। फिर उसके बाद फारस की मोहरें भी मिली हैं। अभी हमने बताया कि फारस देश के साथ ही व्यापार चलता था, तो वहाँ की भी यहाँ से मोहरें मिली हैं। और घोड़े की एक मूर्ति मिली है। और यहाँ पे 3 युगल समाधि, युगल समाधि मतलब पेयर में इनको दफनाया जाता था, तो आप यहाँ देख सकते हैं युगल समाधि हैं। तो 3 ऐसे करके युगल समाधि मिली हैं जहाँ पे 2 लोग मतलब उनको दफनाया गया है एक साथ, मतलब पेयर में। फिर इसके बाद देखेंगे चालाक लोमड़ी का भी चित्र मिला है, कहाँ पे, लोथल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 3 युगल समाधि या जो यहाँ पे पेयर में इनको दफनाया गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे रंगपुर। तो रंगपुर की लोकेशन कहाँ है, काठियावाड़ गुजरात में है। इसकी खोज है जो SR राव द्वारा की गई थी, पर कहाँ, मादर नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मादर नदी के किनारे रंगपुर की खोज हुई है। तो अब यहाँ से एविडेंस क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद 3 संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन वहाँ की संस्कृति थी। तो रंगपुर से 3 संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ताम्र पाषाणकालीन और पाषाणकालीन संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तो यहाँ मिलते ही हैं। तो यहाँ 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे विकसित नालियाँ मिली हैं और कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ पे मिले हैं। जैसे हमने पूरी सभ्यता में देखा, हर जगह लगभग पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो हम आज घर बनाने के लिए करते हैं। परंतु रंगपुर एक ऐसा स्थान है वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंटों से वहाँ पे दुर्ग बनाया गया है। और धान की भूसी के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और धान के साक्ष्य आप एक और यहाँ ऐड कर लेंगे, लोथल से भी धान या चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ है, कच्छ में है। कच्छ में कहाँ, कच्छ है गुजरात में। तो सुरकोटदा कहाँ है, कच्छ गुजरात में। और इसकी खोज किसने करी थी, जगपति जोशी ने करी थी। किसने करी थी, जगपति जोशी ने करी थी। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से जो सुरकोटदा है सरस्वती नदी के किनारे है, खोज करी थी जगपति जोशी ने, और इसकी लोकेशन कच्छ गुजरात में है। यहाँ से हमें मिला है कलश समाधान, मतलब एक कलश है उसमें कुछ हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, तो बहुत बड़ा कलश है, उससे तो हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, तो इसे कलश समाधान कहा गया। घोड़े की हड्डियाँ भी मिली हैं और तराजू का पलड़ा आप देख सकते हैं, इस टाइप की यहाँ से इमेज यहाँ प्राप्त हुई है। कहाँ से, सुरकोटदा से। और घोड़े की हड्डी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार एग्जाम पूछा गया है कि सुरकोटदा से क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी मिली है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रोपण। तो रोपण है, इसकी वर्तमान लोकेशन रूपनगर पंजाब में है। इसकी खोज है किसने करी थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और जो सतलज नदी के किनारे है, हमें पता है कि पंजाब से सतलज नदी ही निकलती है। तो जो रोपण है रूपनगर पंजाब में है, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी और जो सतलज नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं हम वो भी देखेंगे। तो तावे की कुल्हाड़ी मिली है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और सैल खड़ी की मुहर मिली है। सैल खड़ी से बनाई गई एक मुहर भी यहाँ से कहाँ से मिली है, रोपण से मिली है। तो आप रोपण का सिर्फ नदी याद रखेंगे और खोज किसने करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और साथ ही आप याद रखेंगे सैल खड़ी की मुहर और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि इस चैनल पे हमने इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है और आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बनावली। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा हिसार में है। इसकी खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने करी थी दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये किस नदी के किनारे है, तो यह सरस्वती नदी के किनारे है। तो इनकी लोकेशन आप जरूर याद रखिए कि बनावली हरियाणा में है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है प्रीलिम्स में और स्पेशली वनडे एग्जाम में, वो जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे हमने दी है वहीं से ही आ जाते हैं। आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा हिसार में है। अब बनावली की खोज किसने करी थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। और नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनावली किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे इसकी खुदाई हुई है। अब यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एविडेंस है मिट्टी का हल या जो खिलौना है, तो वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल या खिलौना। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी मिले हैं और जौ के दाने यहाँ से मिले हैं। धावन पात्र, धोने वाला एक बड़ा पात्र मिला है और कुछ मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी भी कहाँ है, हिसार हरियाणा में ही है। तो बनावली और राखी गढ़ी ये दोनों कहाँ हैं, तो हरियाणा हिसार में ही है। राखी गढ़ी की खोज करी थी जो सूरज भान ने करी थी। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। तो घग्गर नदी है जिन्हें हम सरस्वती नदी भी आज हम कहते हैं,
तो वो कहाँ से, हरियाणा से ही तो गुजरती है, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से तांबे के कुछ उपकरण मिले हैं, इंस्ट्रूमेंट तांबे के, और यहाँ हड़प्पा लिपि युक्त कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पे कुछ कुछ लिखा है। ऊपर ही आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, तो ये हड़प्पा लिपि युक्त कुछ यहाँ पे मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा है, राजस्थान हनुमानगढ़ में है, और इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष और बीबी लाल ने करी थी। इसे हमने अभी ट्रिक से देखा था, काली बैगन का भरता, है ना। अमलानंद घोष, बीबी लाल ने इसकी खोज करी है, और ये किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ये कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, या प्लाउड फील्ड या कल्टीवेटेड फील्ड भी आप कह सकते हैं। तो इसके जो एविडेंसेस हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा की जो प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, तो राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान में ही है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नि हवन कुंड या फायर आल्टर, यहाँ से साक्ष्य मिले। कहाँ से, कालीबंगा से, अग्नि हवन कुंड या फायर आल्टर। तो एक बार एक क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था, तो आप इसे भी माइंड में रखेंगे। और दूसरा यहाँ से काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे लकड़ी की नाली और अलंकृत ईंटें। तो लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंटें और एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। कुछ कुछ है यहाँ से लगभग 7 से 8 जो इसकी लोकेशन है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण हो गया, लोथल हो गया, बनावली और कालीबंगा। यहाँ से फ्रिक्वेंटली या अल्टरनेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसे कुछ भी आप यहाँ से स्किप नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ से एविडेंस मिले हैं उसे हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साथ, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देखेंगे आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के बारे में हमने क्या देखा था, ये सबसे कौन सा वाला पॉइंट है आलमगीरपुर, तो ये सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और यहाँ से क्या मिला है, तो जो आलमगीरपुर है यहाँ से मृद भांड पर रंगीन चित्रकारी, आप देख सकते हैं मिट्टी का एक बर्तन है तो जिसे हम मृद भांड कहते हैं, तो इस पर कुछ चित्रकारी यहाँ से मिली है। उसके बाद देखेंगे मांडा, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या उत्तरी बिंदु है सभ्यता का। इसकी लोकेशन कहाँ थी, चिनाव नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में थी, और इसकी खोज करी थी जगपति जोशी ने, और ये चिनाव नदी के किनारे है। और यहाँ से जो साक्ष्य क्या मिली है, चर्ट, ब्लेड या हड्डी से निर्मित बाणाग्र, बाणाग्र मतलब जो तीर होते हैं उसका जो नुकीला भाग होता है वो मिला है हड्डी से निर्मित, और मोहरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे, ये इसकी एक इमेज है, देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, नदी निकली है, उसके बाद इस टाइप से सभ्यता रही होगी जिसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं बैलगाड़ी वगैरह है, पूरा ये मार्केट है, ये घर बने हैं, डबल फ्लोर है, ये पूरा वेयर हाउस है, आप देख सकते हैं जहाज है, बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको आंसर राइटिंग करनी है। पर यहाँ से वन लाइनर फैक्ट भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से जो नगर मिले हैं, हमने देखा था ना कि ये नगरीय सभ्यता है, तो जो यहाँ से जो नगर मिले हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम देखेंगे ये क्या है, एक ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर है, तो सिटी बिल्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है, तो दोस्तों जो ग्रिड पद्धति है इसमें क्या होता था, जैसे आज हमारी बड़ी बड़ी सिटियों का डेवलपमेंट होता है, जैसे देख सकते हैं रोड है ना, तो ये पूरी जो रोड है यहाँ से एक ए सड़क गई है, एक ए सड़क गई है, बीच में बड़ा सा चौराहा है, तो जो इसमें ए वाले सिस्टम कहलाता है ग्रिड पद्धति। और ये दोनों सड़कें हैं, ए 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री पे काटती हैं ये सड़कें, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। उसके बाद हम देखेंगे कि यह सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली है। तो क्या है, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली है, या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे बनाया गया है। तो ये कितनी विकसित प्रणाली थी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी हमारे भारत के सभी नगरों में इतनी विकसित तरीके का ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है जो उस टाइम पीरियड में मिला है। इसे हम देखेंगे, आप ये देख सकते हैं यहाँ से क्या हुआ, घर से जो नालियाँ निकली हैं वो छोटी नालियों में, और छोटी नालियाँ जाके बड़ी नालियों में मिलती थी, और जो बड़ी नालियाँ हैं वहाँ का जो वाटर है फिल्टर होके सिंधु नदी में मिलाया जाता था। तो आप देख सकते हैं, और ये जो नालियाँ हैं पूरी पक्की थी, और यहाँ पे बीच बीच में होल बनाए गए थे ताकि समय समय पर उसकी सफाई की जा सके और वहाँ से कचरा निकाला जा सके। तो आप देख सकते हैं कितनी विकसित जल निकासी प्रणाली यहाँ पे थी, बिल्कुल पक्की नालियाँ बनाई गई थी। उसके बाद हम देखेंगे पक्की और अलंकृत ईंटें हैं, इसका प्रयोग, इसके जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से मिले, हम ऑलरेडी देख ही चुके थे कि जो डिजाइनिंग वाली ईंटें थी
तो वो कहाँ से, कालीबंगा से मिली थी। तो इसका प्रयोग भी हुआ है। तो जब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और इसके समकालीन तो अदर सभ्यताएं भी हमने देखा है कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों आप याद रखिए कि जो वहाँ की जो सभ्यताएं थी वहाँ पे कच्ची ईंट मिली है, तो उसके कंपैरिजन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी। तो यहाँ पे जो सारी जो यहाँ पे जो नगर हैं वो पूरी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आज किया जाता है। तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछले हिस्से की ओर खुलते थे, परंतु इसका एक एक्सेप्शन लोथल है, क्योंकि जो लोथल है, लोथल में जो मेन जो रोड जाती थी मुख्य सड़क उसी तरफ खुलती थी, परंतु जो बाकी जितने भी यहाँ पे नगर खोजे गए हैं उसकी जो सड़क जो मेन दरवाजे और खिड़कियाँ वो मेन मुख्य सड़क की ओर ना होकर पीछे की तरफ थे। तो ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, उसे हम देखेंगे कैसे। आप ये देख सकते हैं यहाँ से मेन रोड है और जो इसकी जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं ये मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर या साइड की जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी उस तरफ खुलते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो शहर है तो शहर दो भागों में बटा था। तो सिटी क्लासीफाई इनटू टू पार्ट, एक उच्च था और एक निम्न भाग था। तो जो उच्च भाग में माना गया है कि जो कुलीन लोग थे या जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे वो यहाँ रहा करते होंगे, और जो निम्न भाग था वहाँ पे जो सामान्य प्रजागण थे या जो सामान्य जनता थी वो यहाँ पे रहती होगी, और जो उच्च शहर है वहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी या जो प्रशासन संभालते होंगे या उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे रहते होंगे। तो यहाँ से देखा गया है। और जो उच्च भाग था तो उसकी किलेबंदी करी गई थी, मतलब इसको फोर्टिफाई किया गया था, मतलब उसके चारों ओर दीवारें बना दी गई थी, दीवारों से सुरक्षित किया गया था। परंतु इसका एक एक्सेप्शन मिलता है कालीबंगा, क्योंकि जो हमने देखा कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में पाया गया है जो, तो इस नगर में जो निम्न भाग था और उच्च भाग था तो दोनों को फोर्टिफाई किया गया है, मतलब दोनों को किलेबंदी करी गई है, मतलब दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग बॉर्डर से इसको कवर किया गया है नगर को, मतलब इसको दुर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार या ग्रेट बाथ मिला है, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं और इस मूवी में भी बताया गया है। तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला है। उसके बाद हम देखेंगे ये बृहद स्नानागार है, आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थीं और इसके किनारे क्या था कि इसके किनारे मकान भी थे, मतलब मकान नहीं एक रूम था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये चेंजिंग रूम था, मतलब यहाँ सब लोग नहाते होंगे और वहाँ चेंज करते होंगे। तो यहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी मिला है, देख सकते हैं। और यहाँ एक पास में एक कुआं मिला है जहाँ से प्रॉपर इसकी वाटर सप्लाई होती थी और इसको प्रॉपर साफ़ किया जाता था। और यहाँ पे दोनों तरफ पे स्टेयर हैं, आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसके बाद सबसे पहले हम नगर की विशेषताएं तो देख ही चुके हैं कि नगर किस टाइप का था, मकान किस टाइप के थे। जो मकान थे यहाँ पे सिंगल एक मंजिला और 2 मंजिला मकान भी मिले हैं। हर मकान में कुआं मिला है, किचन मिली है, आंगन मिला है और जल निकासी की व्यवस्था भी है। पर उसके बाद हम देखेंगे कृषि और पशुपालन, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पे हमने अनुमान लगाया है। तो जो कल्टीवेटेड फील्ड है या जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। और यहाँ से कुछ जो बैलगाड़ी वगैरह भी मिली है, जहाँ पे कुछ बर्तनों को दिखाया गया है और जहाँ से इसमें क्या करते होंगे ये लोग, कुछ जो अधिशेष बचता होगा कृषि का उसे मार्केट में बेचने ये लोग आते होंगे बैलगाड़ी के द्वारा। उसके बाद देखेंगे प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो गेहूं और जौ या बीट या बारले यहाँ की प्रमुख फसलें थीं, उसके साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर उसके बाद देखेंगे अन्नागार, अन्नागार है तो अन्नागार जो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है, तो अन्नागार के साक्ष्य हैं, ये हमें हड़प्पा से मिले हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी वो इतनी डेवलप थी कि जो वहाँ प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस होता था, मतलब कृषि अधिशेष बचता था और उसे बड़े बड़े वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता था ताकि इमरजेंसी के टाइम पे इसे हम इजीली यूज कर पाएँ। और जो अन्नागार है इट इज़ द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप ये भी याद रखेंगे जितनी भी यहाँ से साइट मिली हैं तो अन्नागार है या जो ग्रेनरी है इट इज़ द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद देखेंगे जो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है, कृषि अधिशेष या सरप्लस प्रोडक्शन होता था उस टाइम एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर था वो हर डेवलप्ड कंडीशन में था या विकसित कृषि थी। और हड़प्पा का जो अन्नागार है या बेयर हाउस है वो कहाँ से, हड़प्पा से मिला है, तो ये इसको दर्शाता है किसको, एग्रीकल्चर को। उसके बाद यदि हम एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की बात करें तो यहाँ से बैल
बैल की भी मोहरें मिली हैं, भैंस के भी साक्ष्य मिले हैं और घोड़े के प्रमाण भी मिले हैं, घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं और घोड़े के कुछ मोहरों पर चित्र भी मिले हैं। फिर उसके बाद सुरकोटदा, बाकी इसकी जो सुरकोटदा से ही सिर्फ घोड़े के प्रमाण मिले हैं, बाकी किसी भी साइड से घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद कालीबंगा से भी कुछ जानवरों के साक्ष्य, लोथल से भी इसके प्रमाण मिले हैं, घोड़े के प्रमाण। उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक विशेषताएं। तो धार्मिक विशेषताओं में देखेंगे कि यहाँ से जो प्रमुख रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक थे वो क्या थे। तो इसे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मातृ देवी की पूजा करी जाती थी या उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी। तो आप ये देख सकते हैं, इनको उर्वरा देवी बताया गया है या मातृ देवी। और यहाँ जो उर्वरा देवी थी उनके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। किसको मानते थे? प्रकृति पूजक थे। और यहाँ की जो मातृ सत्तात्मक समाज था, मतलब यहाँ पे ये लोग हैं जो देवी को पूजते थे। और वहाँ फीमेल की स्थिति बहुत अच्छी थी, मतलब फीमेल हैं जो घरों में और बाहर डोमिनेट करती थी। उसके बाद देखेंगे मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ से वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इनको आदि शिवा कहा गया है, पशुपतिनाथ। तो यहाँ से आदि शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुबड़ वाले सांड के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ शिवलिंग के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या है, जो फीमेल की इतनी अधिक जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं और मातृ देवी उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ मातृ सत्तात्मक समाज ही रहा होगा। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और यहाँ से पुरोहित मिले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, पुरोहित की इमेज है। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये सबसे उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, पुरोहित, या फिर इनका बहुत सम्मानजनक स्थान होगा उस टाइम की सोसाइटी में। फिर उसके बाद देखेंगे कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य या फायर आल्टर के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह। तो जो स्वास्तिक चिन्ह है, तो स्वास्तिक चिन्ह को हम सूर्य की उपासना से रिलेट करके देखते हैं। और उस टाइम पीरियड से आज तक भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो इससे सूर्य की उपासना के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत हद तक दर्शाया जाता है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। फिर उसके बाद देखेंगे पशुपतिनाथ की मोहरें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं और जिनके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृति यहाँ से मिलती है। तो इसके एक ये भी क्वेश्चन हमने देखा है कि इसकी तरफ किन किन जानवरों के जो साक्ष्य मिले हैं। तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंस के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद देखिए आप कि जो किसी भी धर्म की विशेषता किस आधार पर लगाया जाता है। तो इस आधार पर लगाया जाता है कि उन लोगों की जो पूजा की पद्धति है वो किस टाइप की है, उनकी वर्शिप मेथड है वो क्या है। जैसे कि हम देखें, इस्लाम में वो लोग मस्जिद जाते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु यदि हम हिंदुओं में देखें तो ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। कि डेथ के बाद क्या करते हैं, जैसे कि इस्लाम में उनको दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है। तो इसी के आधार पर तो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि समाधान क्या था। तो जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से तो बॉडी को बर्निंग के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बर्निंग बॉडी या जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि अभी हम प्रेजेंट में हिंदू रिलीजन में देखते हैं। परंतु हड़प्पा से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से युग्मित समाधि या पेयर्ड जो होते हैं उसमें इनको दफनाया गया है। तो युग्मित समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड अदर फैक्ट भी देखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की या विकसित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिगट महोदय ने। फिर हम देखेंगे कि यहाँ आग में पकी ईंटों को क्या कहा जाता था, क्योंकि जो पूरी सभ्यता है उसका आधार क्या था? पकी हुई ईंट है। तो इसे हम टेराकोटा कहा गया है। फिर उसके बाद अब इसकी पतन की बात आती है। तो इसका पतन कैसे हुआ? तो इसकी जो सबसे प्रभावी, कुछ अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग इसके कारण बताते हैं कि यह सभ्यता अचानक से कैसे नष्ट हो गई। तो यहाँ जो सबसे ऑथेंटिक रीजन है वो बाढ़ माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे अधिक जो साइट्स है कहाँ खोजी गई। तो वर्तमान में देखा जाए कि लगभग 200 से ज़्यादा साइट्स सिर्फ गुजरात में खोजी गई हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में है। और जो सबसे बड़ी साइट अभी तक की मानी जा रही है राखी गढ़ी और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो बोथ आर बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस टाइम पीरियड का जो ट्रांसपोर्टेशन है या यातायात कैसा रहा होगा। चूँकि यहाँ से बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, कहीं कहीं घोड़ा गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यह इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा होगा उस टाइम पीरियड का। और यहाँ से चूँकि लोथल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हम देखेंगे इस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो इस टाइम का जो समाज था बहुत शांति प्रिय था। ये लोग श्रृंगार करते थे, वेज प्लस नॉन वेज दोनों खाते थे। तो ऐसा इसका अंदाज़ा लगाया गया है।
और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इस मूर्ति से देखा जा सकता है कि ये लोग ऑर्नामेंट वगैरह या आभूषण भी पहनते थे। सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग ये लोग करते थे। जो मृद भांड वगैरह थे इसमें भी चित्रकारिता की गई है। और ये धातु कला से परिचित थे, क्योंकि यहाँ कांसा धातु से बहुत सारी जो मोहरें हैं और मूर्तियाँ वगैरह इसकी प्राप्ति यहाँ से हुई है। तो इस टाइम पीरियड का ये समाज था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ का ट्रेड या व्यापार कैसा था। तो यहाँ पे मोहरों का उपयोग हुआ है। जिस टाइम पे जैसे कि अभी हमारे यहाँ करेंसी या नोटों का प्रयोग होता है, उस टाइम पे मोहरों का प्रयोग होता था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस सिविलाइजेशन में मोहरों का या करेंसी का उपयोग होता है तो पता लगाया जा सकता है कि ट्रेड है वो कितनी विकसित अवस्था में रहा होगा, वहाँ का व्यापार। और यहाँ जो मापन की इकाई थी तो वो 16 थी। जैसे अभी हम 1 किलो 2 किलो या 1 दर्जन 2 दर्जन मानते हैं, तो जो मापन की इकाई थी, जो यूनिट थी, वो 16 के अनुपात में रहती थी। और यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख ही चुके। जो लोथल प्रेजेंट में कहाँ, गुजरात में, वहाँ से हमें फारस की मोहरें भी मिली हैं, तो इसलिए यहाँ से विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पे जो वर्चस्व रहा होगा तो किसका होगा। चूँकि हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। और नगर हैं, नगर किस पे टिके होते हैं, जो नगरों का आधार है वो व्यापार होता है या बिजनेस होता है। तो बताया जाता है कि यहाँ का जो वर्चस्व रहा होगा किस वर्ग का रहा होगा। तो यहाँ बणिक वर्ग या जो बनिया या फिर हम कहेंगे जो व्यापारी वर्ग है, उनका यहाँ पर वर्चस्व रहा होगा। फिर उसके बाद इसके पतन के क्या कारण है, जो हम ऑलरेडी बता ही चुके आपको। किसके पतन के कारण, कहीं जलवायु परिवर्तन बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, परंतु जो अभी सबसे ऑथेंटिक रीजन है अभी तक वो बाढ़ माना जाता है कि अचानक से बाढ़ आई। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो लगभग 7 नदियों के किनारे थी। सिंधु नदी और उसकी सभी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे इसका विस्तार पाया गया है। तो माना जाता है कि अचानक से बाढ़ आई होगी और बाढ़ से यह सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। तो यह सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।